Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के न्यू जर्सी से लेकर कैलिफोर्निया तक और इजराइल के जेरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक हर जगह भारी विरोध हो रहा है। और विरोध किसका हो रहा है? तो इन दो व्यक्तियों का विरोध हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का। देखो, विरोध करने का एकमात्र कारण है क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। आज इस युद्ध को 30 दिन हो चुके हैं और 30 दिन बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। और जब निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो वहां की जनता परेशान है क्योंकि लोगों को बंकर में रहना पड़ रहा है। हमेशा साइरन्स बज रहे हैं और लोग इससे काफी परेशान हो गए हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आम लोग एक साधारण सा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। चाहे बात करें इजराइल में या फिर ईरान में, जितने भी देश प्रभावित है हर जगह लोग परेशान है। सिर्फ इन तीनों देशों की बात नहीं है, पूरी दुनिया इस समय परेशान है। और कारण सिर्फ ये दोनों नेता हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस दुनिया को एक ऐसे युद्ध में झोंक रखा है जिसका निष्कर्ष 30 दिन बाद भी निकल रहा है। और कारण क्या है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। आप देखिए ना, यहाँ पे हर जगह भारी विरोध हो रहा है। जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं वो लोग तो रोड पे उतरे ही हैं। 1 करोड़ लोग कल अमेरिका में उतरे थे और उन लोगों ने भारी विरोध किया और उन्होंने बोला कि भाई आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाया कि भाई आप हमारे द्वारा चुने हुए नेता हैं और आपकी तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। आप किस तरीके से हमारे टैक्स पेयर्स के मनी को आप किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। और लगातार आप वहां की असेंबली से, वहां का कांग्रेस है, उससे आप डिमांड कर रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे की। और एक्स्ट्रा पैसा क्यों चाहिए? एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वॉर में लड़ने के लिए, क्योंकि वॉर जब लड़ाई लड़ी जाती है तो आपको पता होगा 2 चीजें की लॉस होती है। एक तो लॉस होता है हमारा रिसोर्स का, और रिसोर्स 2 तरह के रिसोर्स, ठीक है। एक तो होता है मैन और दूसरा मनी। दोनों का लॉस होता है। और ये दोनों लॉस दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे ईरान की तरफ से देखा जाए, इजराइल की तरफ से देखा जाए या फिर अमेरिका की तरफ से देखा जाए। हजारों करोड़ रुपए डेली खर्च हो रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि यहां पे ईरान वो झुकने को तैयार नहीं हो रहा है। दोस्तों 30 दिन बाद भी आपने देखा होगा कि ईरान किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। क्या कह रहा है कि दे आर हैमरिंग द नेल्स इनटू देयर ओन कॉफिन। बोल रहा है कि आप अपने सोल्जर्स को रेडी कर लिया ना, गेटिंग रेडी टू डाई फॉर इजराइल। ये मजाक उड़ाया जा रहा है। अमेरिकी लोग कह रहे हैं कि भाई आप इजराइल के लिए, आप अपने फोर्सेस को, आप अपने सैनिकों को क्यों आहुति दे रहे हैं, क्यों बलि दे रहे हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप से लोग वहां के सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि देखो, डोनाल्ड ट्रंप का एकमात्र मकसद क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का एकमात्र मकसद है ईरान का तेल। और ईरान के तेल पर ही उसकी नजर है। जिस तरीके से उसकी नजर वेनेजुएला के तेल पर थी, उसी तरह की नजर उसके ईरान के तेल पर है। और शायद यही कारण है कि वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उसने एक तरीके से मन बना लिया है कि हम इन्वेजन करेंगे, ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, यानी कि सैनिकों को भेजा जाएगा लड़ने के लिए, खास करके खार्ग आइलैंड पे। क्योंकि खार्ग आइलैंड वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है अगर बात करते हैं क्रूड ऑयल की। दूसरी बात क्या है कि इजराइल तैयार नहीं है। आप सबको ने देखा होगा कि यूएसए वो तैयार है क्या? ग्राउंड इन्वेजन के लिए, यानी कि सैनिकों को भेजने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं से भी आपने एक खबर भी नहीं सुनी होगी जहां पर यह देखने को मिला होगा कि इजराइल यानी इसराइल वो तैयार हो रहा है ग्राउंड इन्वेजन के लिए। क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन करना आसान नहीं है। अगर आप ईरान को देखेंगे ना, तो ईरान के चारों तरफ एक तो पहाड़ है, दूसरा वहां पे आपको बहुत सारे रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। रेगिस्तान भी है और पहाड़ भी है, माउंटेन्स भी है। तो इसकी वजह से वहां पे इन्वेजन करना आसान नहीं होगा। इसलिए इजराइल थोड़ा पीछे हट रहा है। दूसरा, ये लोग बोल रहे हैं कि गेटिंग रेडी टू डाई फॉर इजराइल। ये कह रहा है कि नो प्रॉब्लम, द यूएस कॉफिन इंडस्ट्री इज अबाउट टू हैव अ गोल्डन एज। मतलब कह रहा है कि अमेरिका में जो लोग ताबूत बनाते हैं, अमेरिका में जो लोग ये बनाते हैं ना, ताबूत, कॉफिन बनाते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। क्यों सुनहरा अवसर है? क्योंकि इसके सेल वो बढ़ने वाले हैं। सेल बढ़ने वाले मतलब, क्योंकि ईरान का ये कहना है कि अगर तुम इतने सैनिकों को भेज रहे हो तो सैनिक तो 2 पैर में आ रहे हैं, लेकिन जाएंगे किस में? तो कॉफिन में जाएंगे, ताबूत में जाएंगे। और इसलिए कह रहा है कि अमेरिका में जो लोग भी इसका बिजनेस कर रहे हैं, उन बिजनेस वालों का सेल काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आप लोग भी तैयार रहो। मतलब देखो, ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हैं, ये ईरान से हमें सीखना चाहिए। मतलब इधर से ईंट मार रहा है ना अमेरिका, वो लोग पत्थर से जवाब दे रहे हैं। दोस्तों ये होता है जज्बा। आप लोग बोलते हैं कि सर आप ईरान का समर्थन क्यों करते हैं? मैं ईरान का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं उसके हौसले को सलाम करता हूं, मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूं। आप बोलते हैं कि सर 1971 में ईरान ने वो साथ नहीं दिया भारत का। आप एक बार चेक कीजिए जाके कि 1971 में किसका शासन था। 1971 में तो खेमनेई था ही नहीं, उस समय तो आईआरजीसी भी नहीं था, उस समय तो कुछ, उस समय था शाह राजा पहलवी, इसका शासन था। और शाह राजा जो पहलवी था, जो शाह था वहां पे, इस शाह को बैठाया कौन था वहां पे? यूएसए, अमेरिका। यानी कि एक तरीके से ईरान में किसका शासन था? 1971 में, 1971 में ईरान में किसका शासन था? अमेरिका का शासन था। समझ में आ रही है? यूएसए का शासन था। क्योंकि यूएसए ने क्या किया था? अपना पपेट बैठाया हुआ था, इसका नाम था शाह राजा पहलवी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। 1971 में तो खेमनेई था ही नहीं, 1971 में तो आईआरजीसी था ही नहीं, ये कोई भी सिस्टम उस समय नहीं था। उस समय तो शाह का शासन चल रहा था, मोनार्की थी उस समय। समझ में आ रही है बात? ये देख लीजिए व्यवस्था। आगे देखिए,
ये देखिए भारत के सबसे बड़े मैगजीन, पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी मैगजीन है ना, वो सब जो है इसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपने देखा होगा यूएसए का जो है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपने देखा क्या? कोई देश ऐसा नाम बता दो आप कमेंट में जो अमेरिका का खुलेआम समर्थन कर रहा है। कोई देश आने को तैयार नहीं है। यूरोपियन यूनियन जो है समर्थन देने से मना कर दिया, नाटो के जितने देश हैं वो जो है समर्थन देने से मना कर रहे हैं। कोई भी देश जो है अमेरिका के सपोर्ट में नहीं खड़ा है। जानते हैं क्यों नहीं खड़ा है? क्योंकि अमेरिका जो है एग्रेसर है। अमेरिका जो है एग्रेसर है और एग्रेसर का कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों नहीं नाटो ने इसको सपोर्ट किया? नाटो में इतने सारे कंट्रीज हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। नाटो को किसने बनाया? इसी अमेरिका ने बनाया। लेकिन कोई भी देश इसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, क्योंकि गलत के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। गलत के साथ कोई खड़ा नहीं हो चाहता। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो वो उसके लिए बातचीत करने को तैयार था। अब देखो मामला कहां फंस रहा है। मामला ये फंस रहा है कि यूएसए ने जो है 15 पॉइंट दिए हैं कि भाई 15 पॉइंट पे आपको एग्री करना पड़ेगा। वैसे ही ईरान ने बोला है कि भाई ये मेरे 5 शर्तें हैं, आपको मानना पड़ेगा। अब दोनों ने कुछ ऐसे कंडीशन रख दिए, कुछ ऐसे शर्तें रख दी हैं जिसको ना अमेरिका मान सकता है, जिसको ना ईरान मान सकता है। अब जब दोनों के शर्तें ही ऐसी हैं जिसको कोई मान ही नहीं सकता, तो इस युद्ध को खत्म होने से हम कैसे जो है उम्मीद लगाए कि ये युद्ध खत्म होने वाला है? क्योंकि शर्त जो लगाई जा रही है इस युद्ध को खत्म होने के लिए, वो शर्त कोई भी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। और शायद यही कारण है कि इसको मनाने के लिए अलग अलग देशों में मीटिंग की जा रही है। दोस्तों जब ये युद्ध शुरू हुआ था आज से लगभग 30 दिन पहले, मैंने आपको पहले दिन ही समझा दिया था ये चीज जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से बोला है। उसने बोल दिया मुझे सिर्फ ईरान के तेल पर कब्जा करना है। यानी कि जिस तरीके से इसने बोला कि ईरान में क्या है, ईरान में डिक्टेटरशिप है। ईरान में डिक्टेटरशिप है। दोस्तों ध्यान रखिए, पूरी दुनिया में बहुत देश ऐसे हैं जहां पे डिक्टेटरशिप है। बहुत जगह आपको तानाशाह देखने को मिलेंगे। नॉर्थ कोरिया का किम जोंग जैसा तानाशाह तो कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ईरान में जो लिटरेसी रेट है वो 90% से ज्यादा है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है 95% है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में काफी एडवांस है ईरान। ईरान काफी एडवांस देश है, आपको समझना चाहिए। क्योंकि 30 दिन अगर उसने अमेरिका को जो है ना अगर रोक के रखा, इजराइल को अगर रोक के रखा, तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि ईरान को आप पीछे मत रखिए। ईरान को आप पीछे नहीं समझ सकते हैं। ईरान जो है बहुत गरीब देश नहीं है। ईरान बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी में एडवांस है, एजुकेशन में, लिटरेसी में एडवांस है। शायद यही कारण है कि आज वो 30 दिन तक जो है चोट खाने के बाद भी वो खड़ा है। उसने अपने आप को तैयार किया है, वो हर एक फील्ड में आगे हैं। समझ में आ रही बात? अब देखो ये जब युद्ध शुरू हुआ तो उसने बोला कि भाई तानाशाह है, तानाशाह को मारना है और वहां के लोगों को आजादी दिलानी है। अरे जब वहां के लोग, वहां का तानाशाह था, तानाशाह शासन कर रहा था, तो तानाशाह की जब मृत्यु हो गई पहले दिन ही ना, डे वन में खेमनेई मारा गया। पहले दिन ही जो है खेमनेई मारा गया। जब खेमनेई मारा गया तो वहां की जनता ने विरोध क्यों नहीं किया? वहां की जनता ने विद्रोह क्यों नहीं किया? जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो समर्थन करते थे खेमनेई का। बहुत सारे लोग थे। और शायद यही कारण है कि अभी तक हमें ऐसी कोई न्यूज सुनने को नहीं मिल रही है जहां पे हम देख रहे होंगे कि ईरान में लोग जो है विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं खेमनेई प्रशासन का, खेमनेई के साम्राज्य का। समझ में आ रही है बात आपको? फिर उसने क्या बोला कि भाई वहां पे जो है बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है ये लोग, महिलाओं को जो है आजादी नहीं मिलती है, उनको हम आजादी दिलाएंगे। उन लोगों ने बोला कि भाई न्यूक्लियर वेपन बनाया जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन बनाया जा रहा है ईरान में। आपको बताऊं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक जो है एजेंसी जो है हमारी, उसने बोला कि भाई इनके पास तो कोई न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा है। फिर क्या हुआ बात कि भाई ठीक है इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, हम इनको रोकेंगे। ईरान बात करने को तैयार हो गया कि ठीक है हम बातचीत करते हैं। इसी बातचीत के बीच में अटैक हो गया। अब देखो ईरान अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका ने बार बार अलग अलग रीजन बताए हैं। आप आज पूछोगे कि अच्छा क्यों ईरान पर अटैक किया गया, तो आज कोई और रीजन बताएगा, कल पूछोगे तो कोई और रीजन बताएगा, तीसरा दिन पूछोगे तो कोई और रीजन बताएगा। लेकिन जो फाइनल रीजन है ना, जो अल्टीमेट रीजन है वो यही है कि मुझे सिर्फ ईरान के तेल पर कब्जा करना है। और इसीलिए ट्रंप ने जो है इजराइल के साथ मिलकर जो है ईरान पर अटैक किया। एकमात्र कारण यही है। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे, ईरान का तेल मेरी सबसे पसंदीदा चीज है। क्या करें कि ईरान की जो तेल है वो सबसे मेरी पसंदीदा चीज है ना। और खार्ग आइलैंड पर कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रंप का बड़ा बयान, भीषण होगी लड़ाई। जाहिर सी बात है खार्ग आइलैंड पर जब अटैक होगा, जब उसके जो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय करेंगे, तो ये लड़ाई और भीषण होगी। ये लड़ाई जो है एक नए मोड़ पे जाएगी। समझ में आ रही है बात? इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखिए, मीटिंग हो रही है और मीटिंग कौन लोग कर रहे हैं? जिनका कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई कौन लोग लड़ रहे हैं? यूएसए लड़ रहा है, एक तरफ से इजराइल लड़ रहा है, ठीक है, और वर्सेस एक तरफ है ईरान। इन तीनों में से कोई भी पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन मीटिंग किसकी हो रही है? इजिप्ट की मीटिंग हो रही है, सऊदी अरेबिया की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है, तुर्की की मीटिंग हो रही है। ये लोग पता नहीं किस बात की मीटिंग कर रहे हैं। जानते हैं किस बात की मीटिंग कर रहे हैं? क्योंकि इनकी हालत खराब है। इनकी हालत खराब है क्योंकि लड़ तो रहे हैं ये तीन, लेकिन पूरी दुनिया में हलचल मचा हुआ है। खास करके जो GCC के कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पे तो और हालत खराब है। और उनकी हालत ऐसी खराब है कि बार बार ये लोग मीटिंग करने के लिए बैठ जा रहे हैं। और मीटिंग कहां पे हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम मीडिएशन करेंगे, हम जो है इस वॉर को रुकवाएंगे। लेकिन वॉर रुकवाने के लिए वॉर में जो लड़ रहे हैं उनको तो बुलाओ, वो लोग तो आ ही नहीं रहे हैं। देखो मीटिंग हो रही है, ये 4 देश आपस में बैठ के पता नहीं क्या मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या मीटिंग कर रहे हैं। फिर आप देख लो यहाँ पे, पता नहीं चाय कॉफी पीने के लिए शायद इकट्ठा हुए हैं।
क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका का तो कोई यहां पे बैठा नहीं हुआ है, और ये तीनों जब बैठेंगे नहीं तो बातचीत कैसे होगी। ये लोग आपस में जो है कुछ खेल खेल रहे हैं, लेकिन ये खेलने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि ईरान समझौता करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, और स्वाभिमान की जब बात हो रही तो ईरानी पीछे नहीं हटेंगे, इस बात को आप जान लीजिए। समझ में आ रही है बात। फिर आप आगे देख लीजिए यहाँ पे, फिर इसने क्या किया, ये जो है वहां का फॉरेन मिनिस्टर है, इसका नाम है इसक डार, है ना, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है। ये फोन कर दिया सैयद अब्बास अरागाची को कि हम भाई, हम 4 लोग बैठ के मीटिंग किए हैं, मीटिंग में ये बातचीत हुई है। तो सैयद अब्बास अरागाची ने क्या बोला कि भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमको इससे क्या मतलब है, पाकिस्तान फोरम्स आर देयर ऑन, वी डिडंट पार्टिसिपेट। पाकिस्तान आपस में मिलकर बातचीत कर रहा है, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमसे कोई मतलब नहीं है इसके। उसने तो इनकार कर दिया कि भाई आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप लोग बात कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो है सरेंडर करने को तैयार नहीं है, ये बोल दिया ईरान ने। अब यहां पे देखिए ना, फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन, नो डायरेक्ट यूएस टॉक्स, ओनली एक्सेसिव अनरीजनेबल डिमांड्स वाया इंटरमीडिएट। मतलब क्या हुआ, बोला जा रहा है कि यूएसए जो है वो ऐसे डिमांड कर रहा है जिसको हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते, जिसको हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते, यानी कि ये अनरीजनेबल डिमांड है, अनरीजनेबल डिमांड है, और चूंकि अनरीजनेबल डिमांड किया जा रहा है उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए कोई बातचीत करने का मतलब नहीं है, ये कहना है सीधा सीधा ईरान का। तो इसलिए ये जो भी मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है, ये बस दुनिया को दिखाने के लिए मीटिंग हो रही है कि भाई देखो, हम लोग, पाकिस्तान भी एक देश है दुनिया में जो कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हालत देख लीजिए ना, आर्थिक संकट से जो है जूझ रहा है पाकिस्तान, और आईएमएफ के बीच जो है लगभग 1.2 अरब जो डॉलर की जो है राशि को लेकर समझौता हो गया है, लोन ले रहा है 1.2 डॉलर की जो है 1.2 अरब डॉलर की जो है लोन लिया है इसने आईएमएफ से। फिर पिछले साल भी पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर की जो है मदद मिली थी। ये तो खुद जो है दूसरे के टुकड़े पे पल रहा है, इसको पता है कि भाई हमको दुनिया में अपना प्रेजेंस दिखाना है, तो कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जहां पे हम दिखे कि भाई हम कुछ अच्छा भी करते हैं, क्योंकि यही पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान में मासूम बच्चों को मारता है, हॉस्पिटल पे अटैक करता है। समझ में आ रही बात? देखो, यही पाकिस्तान है जिसका जो है डिफेंस पैक्ट है। तो सऊदी अरेबिया ना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, सऊदी अरेबिया कभी मदद करने के लिए नहीं आया कि भाई अफगानिस्तान वाले तुम्हें मार रहे तो पाकिस्तान में तुम्हारी मदद कर देता हूं। वैसे ही ईरान जब अटैक किया सऊदी अरेबिया पे, तो पाकिस्तान मदद करने के लिए नहीं गया, तो इनका तो अपना कुछ अस्तित्व है नहीं, दुनिया में दिखाना है कि भाई हम भी हैं, इसके लिए जो है ये मीटिंग चल रही है। और दूसरा क्या, लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन लग गया है पाकिस्तान में, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन है। लॉकडाउन वाली स्थिति क्यों आ गई? लॉकडाउन वाली स्थिति इसलिए आ गई क्योंकि इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इनकी तैयारी नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है पाकिस्तान। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें कभी भी पाकिस्तान से कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी क्या आदत है कि हम हमेशा तुलना पाकिस्तान से करते हैं। हमें तुलना करना है अपना डेवलप कंट्री से, जापान से तुलना करना है, कनाडा से तुलना करना है, यूरोपीय जो देश हैं उनके साथ तुलना करना है, अमेरिका के साथ तुलना करना है। पाकिस्तान के साथ कभी भी आप तुलना करेंगे, इसका मतलब यही है कि आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। भारत पाकिस्तान का कभी बराबरी नहीं हो सकता किसी भी मामले में। पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो। हमारे सामने पाकिस्तान जीरो है, जीरो। हम उससे क्यों तुलना करेंगे भाई? हमारी तुलना होगी तो अमेरिका से तुलना होगी। जब अमेरिका से तुलना करेंगे और हमारी जीडीपी और उनकी जीडीपी में जब आप फर्क देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कितने पीछे हैं अभी। हमारी तुलना करिए तो आप चाइना के साथ तुलना कीजिए, अब उनके जीडीपी और हमारी जीडीपी में फर्क देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम कितने पीछे हैं अभी। समझ में आ रही है? तुलना पाकिस्तान से कभी हमको करनी ही नहीं चाहिए। देखो, भारत सरकार ने कल एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। जानते हैं क्या निर्णय लिया है? भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भाई महायुद्ध के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पंप पर किरोसिन तेल बेचने की मंजूरी। अब किरोसिन तेल का समय आ गया है। यही वो किरोसिन तेल है जो एक समय में 2014 के पहले आप लोग प्रयोग किया करते थे। अब इसकी वापसी हो रही है। क्यों वापसी हो रही है? क्योंकि संकट इतना गहरा है कि सरकार को भी पता है कि आने वाले समय में गंभीर परिस्थिति पैदा हो सकती है, इसीलिए पहले से ही तैयारी की जाए। किरोसिन तेल बेचना शुरू की जा रही है ताकि घर में दीपक जला सके, घर में जो है कम से कम खाना बन सके, इसके लिए किरोसिन तेल दिया जा रहा है। जो पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां से आप लोग जो है सब्सिडी में जो लोग आप लोग अनाज लेते हैं, वहां पे अब किरोसिन तेल आपको देखने को मिलेगा। वहां से आप ले सकते हैं। कोटा सिस्टम जो होता है, जहां से कोटा से आप लोग जो है अनाज लेते हैं, वहां से आप जो है किरोसिन तेल ले पाएंगे। पेट्रोल पंप से आप किरोसिन तेल ले पाएंगे। इस तरह की मंजूरी दे रही है सरकार। और दूसरी तरफ क्या कर रही है, ये भी दिखा देता हूं आपको। दूसरी तरफ ये कर रही है, क्या कर रही है? स्विफ्ट सपोर्ट, श्रीलंका रिसीव्स 38,000 टन ऑफ फ्यूल फ्रॉम इंडिया अमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस। कितना? 38,000 टन। 38,000 टन जो है श्रीलंका को हमने क्या दे दिया? फ्यूल दे दिया। कल की खबर है, आज ये सुबह में आई है खबर। 38,000 टन हमने जो है फ्यूल दे दिया श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका में क्राइसिस है, मदद के लिए हमने दे दिया। कुछ दिन पहले आपने न्यूज देखा होगा कि बांग्लादेश में, मैंने ही वो न्यूज कवर किया था कि बांग्लादेश में हमने लगभग 5,000 टन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 5,000 टन जो है हमने बांग्लादेश को दिया, फ्यूल दे दिया। 10-15 दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले की बात है। बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं, श्रीलंका की मदद। श्रीलंका में हमने भेज दिया 38,000 टन। और भारत की क्या स्थिति है? भारत में हमें किरोसिन तेल बेचना पड़ रहा है।
तो ये जो है स्थिति जो है गंभीर स्थिति। देखो भारत सरकार जो है उनके बहुत सारे पैक्ट होते हैं, बहुत सारी डील होती है, उसके कारण ऑब्लिगेशन होता है भारत सरकार को जो है फुलफिल करना होता है, क्योंकि जब एग्रीमेंट आप कर लेते हैं तो फिर एग्रीमेंट को आपको फुलफिलमेंट करना होगा। लेकिन भारत में भी अभी क्राइसिस है, भारत में भी अभी गंभीर परिस्थिति है। हम इसको रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, हम इसके बोल सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ खुद खाने को नहीं है, हम दूसरे को क्या मदद करेंगे। हमारे यहाँ खुद ऑयल की क्राइसिस है, हमारे यहाँ खुद जो है क्रूड जो ऑयल है उसकी सप्लाई की कमी हो रही है। अभी देखो दुनिया में $120 जो है प्रति बैरल जो है रेट पहुंच गया है, $120 प्रति बैरल। अभी सरकार ने क्या किया कि 10 रुपए और 8 रुपए डीजल और पेट्रोल से जो है एक्साइज ड्यूटी जो है कम किया है। अब ये एक्साइज ड्यूटी कम करने से क्या हुआ, सरकार को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक्साइज ड्यूटी जब आप कम कर देंगे तो सरकार जो कमाती है पैसा, उस पैसे की तो कमी होगी ना सरकार को, तो सरकार को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर दिन। क्यों? क्योंकि उसने एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये फैसला भारत के हित में है, जनता के हित में है? एक तरफ जो है हमने किरासन तेल देना शुरू कर दिया लोगों को, और दूसरी तरफ हम 38,000 मेट्रिक टन जो है कहां पे भेज रहे हैं, 38,000 था ना, कितना था, 38,000 टन जो है हम लोग कहां पे भेज रहे हैं, फ्यूल भेज रहे हैं श्रीलंका में। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में भेजा, वही बांग्लादेश जहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा था, वहां पे हमने भेज दिया। तो इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। फिर आप देख लीजिए, इंडिया टू बोरो 8.2 ट्रिलियन रुपीज बोरो कर रहा है। कितना? 8.2 ट्रिलियन रुपीज। पुरानी खबर नहीं है, 27 मार्च 2026, 2 दिन पहले की खबर है। ये मैं इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि जब मैंने ये खबर दिखा, फिर मुझे ये खबर दिखी, और फिर मुझे ये खबर दिखी कि हम कितना 8.2 ट्रिलियन रुपीज जो है वो बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब इसको जो है मैं किसी और वीडियो में जो है प्रॉपर एनालिसिस करके लाऊंगा कि भारत सरकार को 8.2 ट्रिलियन रुपीज जो है बोरो क्यों करना पड़ रहा है, कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है, भारत सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है। ठीक बात है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें नहीं समझ में आई, इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। देखो ईरान में जो भी अटैक हो रहा है ना, इजराइल और अमेरिका जो कर रहा है, वो लोग अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, वो वर्ल्ड के इंटरेस्ट में, भारत के इंटरेस्ट में नहीं कर रहे हैं, उनका अपना फायदा है। इसीलिए हमें जो है न्यूट्रल रह के जो है अपना स्टैंड जो है क्लियर रखना है कि हम न्यूट्रल है भाई, ना हम ईरान के अगेंस्ट है, ना हम इजराइल के अगेंस्ट है, ना यूएसए के अगेंस्ट है। और स्टैंड अगर कभी भी लेना चाहिए तो ध्यान रखना है, स्टैंड हमेशा विक्टिम का लेना चाहिए, विक्टिम का, ऑपरेशन का कभी जो है स्टैंड नहीं लेना चाहिए, है ना। जो कल्प्रिट होता है, जो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल, है ना, उसका कभी भी स्टैंड नहीं लेना चाहिए। अब देखो ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पूरी दुनिया का जो न्यायालय है, वो बेंजामिन नेतन्याहू को बोला कि तुम क्रिमिनल हो, और हम उसको क्रिमिनल मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई हम तो आम आदमी हैं, हमने तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो पूरी दुनिया का न्याय देखता है, पूरी दुनिया में अगर भारत में कोई मसला सॉल्व नहीं होगा दो देशों के बीच में, तो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक बात है। अब वहां के जज ने फैसला सुना दिया कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू इज अ वॉर क्रिमिनल, वो किसी देश में जाएगा तो उसको सरेंडर किया जाएगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, सॉरी सरेंडर नहीं, अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको जो है हम लोग भगवान बना रहे हैं। अरे भाई दो वर्ड समझना है, विक्टिम और क्रिमिनल, दो चीजें आप समझ जाएंगे तो आपको अच्छे से चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। और एक बात मैं ये कहता हूं कि अगर ईरान का जो लीडरशिप है वो इतना ही खराब है, तो आज तक 30 दिन हो गए ना, 30 दिन हो गए, आज तक वहां की जनता विद्रोह क्यों नहीं कर रही है, जनता क्यों नहीं सामने आ रही है? वहां की जनता, आप वीडियोज अगर फोटोज देखे होंगे तो जब अली लारजानी का जब मैंने फोटो दिखाया था, जब उसकी डेथ हुई थी, उसको मारा गया था अली लारजानी को, तो वहां के लोगों ने किस तरह की सॉलिडेरिटी दिखाई थी, किस तरह की संवेदना दिखाई थी, सिंपैथी दिखाया था अली लारजानी की तरफ, उनके बेटे की तरफ। बाप और बेटे दोनों को एक ही साथ मार दिया इजराइल ने। तो देखो इजराइल और अमेरिका का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, इसमें भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ईरान का अगर नुकसान पहुंचेगा तो भारत को नुकसान ही होगा, क्योंकि ईरान से हमें सस्ता तेल मिलता है, ईरान के साथ हमारा सिविलाइजेशनल बॉन्डिंग है। आज से ईरान से रिश्ता है हमारा, हजारों साल से हमारा रिश्ता है ईरान के साथ, पर्शिया के साथ हमारा हजारों साल से रिश्ता है। उस समय तो इजराइल और अमेरिका तो पता नहीं कहां थे, तब से हमारा ईरान के साथ संबंध है। एक बार इतिहास की पुस्तकों को आप लोग बार बार बोलते हैं सर 1971 में साथ नहीं दिया, 1971 में साथ नहीं दिया, तो 1971 में तो अमेरिका का शासन था एक तरीके से ईरान में देखा जाए तो। दूसरी बात क्या है, अमेरिका ने कब साथ दिया भारत का? आज जब हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, यही अमेरिका है ना जो पिछले 1 साल से टैरिफ लगा रहा था, यही अमेरिका है ना जो बार बार जो है भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करता था, यही अमेरिका है ना जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमेशा हमें बदनाम करने की कोशिश करता था, यही अमेरिका है ना जो हमें बोलता है कि 30 दिन के लिए तुम जाकर रशिया से तेल खरीद लो, यही अमेरिका है ना जो हमें बताता है कि भाई हमें क्या करना है। ये तो अमेरिका ने हमेशा हमारे पीठ पे खंजर घोपा है। जब हम 1971 में लड़ रहे थे तो भाई पाकिस्तान की मदद कर रहा था, हर जगह इसने पाकिस्तान की मदद की है। ये अमेरिका कब समर्थन दिया भारत का? देखो दोस्तों, ईरान, अमेरिका और इजराइल, इन दोनों देशों का जो है एक ही काम है, पूरी दुनिया में लड़ाई लड़वाओ और खुद पैसा कमाओ, बस, और कोई काम नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें हमें नहीं पड़ना है, हमें जो है न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल स्टैंस रखना है।
हमें ईरान के प्रति भी हमें संवेदना रखनी है। ईरान में अगर कोई चीज गलत है तो गलत है। ईरान अगर अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा है तो वो कह रहा है कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम अपने आप को डिफेंड कर सके। समझ में आ रही बात? अब देखो, एक पुलिस वाला है, एक सैनिक है ना, तो सैनिक अपने पास रिवॉल्वर किस लिए रखता है? इसलिए रखता है, सैनिक अपने पास रिवॉल्वर इसलिए रखता है ताकि वो खुद का सेल्फ डिफेंस कर सके, आसपास के लोगों को भी डिफेंड कर सके। इसीलिए तो रिवॉल्वर रखता है, डिफेंस में रिवॉल्वर रखता है, किसी को मारने के लिए नहीं रखता, निर्दोष लोगों को मारने के लिए नहीं रखता। भारत में भी तो न्यूक्लियर वेपन है, भारत के पास भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन हमने क्या किसी के प्रति इस्तेमाल किया? हमने न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए बनाया ताकि हम एक डेटरेंस बना सके। डेटरेंस का मतलब क्या हुआ? डेटरेंस का मतलब ये हुआ कोई भी देश हम पर एक बार आंख दिखाने के पहले सोचे। ये हर देश को हक है भाई कि भाई अपनी सुरक्षा वो कर सके। लेकिन चलो ठीक है, उसके ऊपर आपने फिर भी कितना 47 साल, लगभग 40 साल से आपने उसके ऊपर सैंक्शन लगाया, ठीक बात है। उसने बोला कि ठीक है भाई हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, वो मान गया। ईरान रेडी था भाई हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, उसके बावजूद अटैक किया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि तेल चाहिए, तेल चाहिए। दूसरी बात, आप बोलते हैं कि सर वहां की महिलाओं के साथ शोषण होता है। जब महिलाओं के साथ शोषण होता है तो 95% लिटरेसी रेट कैसे है? 95%। भारत में नहीं है 95%, अभी तो हम 70-80 में ही पहुंचे हुए हैं। ईरान में जो है 95% लिटरेसी रेट पहुंच गई, साक्षरता दर 95% है। तो वहां की महिलाओं ने विद्रोह करना क्यों नहीं शुरू किया? वही महिलाएं विद्रोह कर रही हैं जो किसी और देश में कहीं बैठी हुई हैं। समझ में आ रही है बात? वहां की महिलाओं ने विद्रोह नहीं किया, वहां के लोगों ने विद्रोह नहीं किया, यानी कि उनका पूर्ण समर्थन है अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए। वैसा जज्बे को सलाम है, वैसा जज्बे को हमें अपने अंदर भी लाना चाहिए कि भारत के ऊपर भी कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम लोग जो है अपना सीना चौड़ा करके जो है उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। यही तो होती है मातृभूमि के प्रति प्यार, यही तो होता है देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, इसी को तो कहते हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार लिखिए। सही विचार हो, गलत विचार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विचार होने चाहिए। समझ में आ रही है? एवरीथिंग इज पर्सपेक्टिव, एक शब्द है पर्सपेक्टिव। देखो भगत सिंह है ना, भगत सिंह को हम क्रांतिकारी कहते हैं, भगत सिंह हमारे लिए राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे किसी ब्रिटिशर्स के प्रति, ब्रिटिशर्स क्या सोचता है भगत सिंह को लेकर, तो बहुत सारी किताबें देखेंगे आप जो ब्रिटिशर्स ने लिखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, तो कहता है कि भगत सिंह इज द टेररिस्ट, आतंकवादी कहता है भगत सिंह को। देखने का नजरिया है सबका, वो एक अलग चश्मे से देख रहा है, हम अलग चश्मे से देख रहे हैं। हमारे लिए वो राष्ट्रभक्त है, उसके लिए वो आतंकवादी है। तो देखने का नजरिया, एवरीथिंग इज पर्सपेक्टिव, सब पर्सपेक्टिव का खेल है। इस पर्सपेक्टिव के खेल में आपको नहीं फंसना है, यही मैं समझाना चाहता हूं। आप जो भी बोलें, भारत सरकार बहुत अच्छी सरकार है, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे सरकार हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनसे बेहतर प्रधानमंत्री भारत के लिए कोई मिल नहीं सकता, उनसे बेहतर प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता। लेकिन अगर सरकार अगर कोई गलत चीज करेगी तो उसको कौन बताएगा? हम लोग ही तो बताएंगे, जनता ही तो बताएगी, ताकि उसको सुधार करके भारत को और आगे बढ़ाए। हमें मतलब सिर्फ एक चीज से है, भारत आगे बढ़ना चाहिए, भारत विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, भारत डेवलप कंट्री बनना चाहिए। जो भी बनाए हमें फर्क नहीं पड़ता, राहुल गांधी बनाए तो, नरेंद्र मोदी बनाए तो, जो भी बनाए, लेकिन भारत विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। भारत से गरीबी खत्म होनी चाहिए, भारत में शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। बस हमारा देश जिस दिन विकसित भारत बन जाएगा, हम खुशहाल जीवन जिएंगे। हमें बस विकसित भारत बनाने से मतलब है। ये जो परेशानी, ये जो तंगी हम झेल रहे हैं, इस सब तंगियों से हमें बाहर निकलना है। ठीक है, समय लगेगा, धीरे धीरे चीजें होंगी, बस हमें इसका जो है समर्थन करना है, भारत की सरकार का समर्थन करना है, और इन सब चीजों को लेकर जो है आगे बढ़ते रहना है। हमारा देश एक दिन जरूर जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे।